नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चर्चा में नहीं है तो आप चुनाव में नहीं हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ना हुए तो लोग समझेंगे कि आपको वायरल हो गया था, इसलिए कहीं दिखे नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि चुनाव से पहले चर्चा में बने रहने का संग्राम छिड़ जाता है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कांग्रेस की रणनीतियों को देखकर क्या यह पूछा जा सकता है कि वहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही है इसलिए चर्चा में है, या चुनाव हो रहे हैं इसलिए चर्चा में बने रहने की लड़ाई लड़ रही है? हमारी राजनीति में एक और चलन प्रचलन में कुछ ज्यादा हो गया है। इसे देखते हुए मैंने युवा राजनेताओं के लिए एक चेकलिस्ट बनाई है। वो किसी भी दल के हों, लेकिन बुजुर्ग नेता भी हों तो भी ये चेकलिस्ट अपने पास रख सकते हैं। टिकट पाने या चुनाव का चेहरा घोषित होने या होते ही आपको ये मेरी चेकलिस्ट बहुत काम आएगी। ये है: पैदा कहाँ हुए, कहाँ बचपन बीता, कहाँ बीती जवानी, कहाँ है आपकी यारी, कहाँ हुआ मुंडन, कहाँ हुई शादी, कहाँ हुई पढ़ाई, कहाँ की पहली नौकरी, कहाँ के हैं दामाद, कहाँ के हैं साढ़ू, कहाँ के हैं समधी और कहाँ के हैं फूफा, कहाँ के हैं भगिना, कहाँ के हैं भतीजा, कहाँ के पोता और कहाँ के हैं नाती, कहाँ की है बेटी, कहाँ की भतीजी, कहाँ की बहू और कहाँ की है देवरानी, नैहर, ददीहर, ममहर। हर प्रकार के लोकेशन और रिलेशन को याद रखिए। ये इसलिए भी कहा क्योंकि दिल्ली में शीला दीक्षित 15 साल मुख्यमंत्री रहीं। इस दौरान उन्होंने जितनी बार ये नहीं कहा होगा कि वे यूपी की बहू हैं, उससे कहीं ज्यादा बार वे पिछले कुछ दिनों में कह चुकी हैं। उनकी पार्टी के लोग भी कह चुके हैं और मीडिया अचानक फ्लैश करने लगता है कि उन्नाव की बहू हैं। शीला दीक्षित को कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है यूपी में। वो पंजाब जब जाती हैं तो खत्री हो जाती हैं, यूपी आती हैं तो ब्राह्मण हो जाती हैं, दिल्ली में रहती हैं न्यूट्रल हो जाती हैं। पर शीला दीक्षित की एक बात तो है कि जहां की वो ना बेटी है ना बहू है, वहां 15 साल मुख्यमंत्री रही। यह समस्या शीला दीक्षित की नहीं है, हमारी राजनीति की है। 2014 में बनारस गए प्रधानमंत्री कहने लगे कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। वे जहां भी गए कई जगहों पर जरूर बताते रहे कि उस जगह से उनका क्या क्या नाता है। जिस प्रकार की चेकलिस्ट मैंने दी आपको, सतही हो चुकी हमारी राजनीति में, आप इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं? 2015 में जब दिल्ली में चुनाव हुआ तब कांग्रेस ने शीला दीक्षित की जगह अजय माकन को अपना उम्मीदवार बनाया। शीला दीक्षित चुनाव भी नहीं लड़ी, केरल की राज्यपाल बनकर चली गई। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर साफ कर दिया है कि राज्य में उसका किसी से गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि दो मुख्यमंत्री के उम्मीदवारों के दलों का गठबंधन नहीं होता। कांग्रेस के पास यूपी में कोई पूर्व मुख्यमंत्री अब नहीं है, इसलिए दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया। बीजेपी के पास अभी भी बहुत से पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मगर जिस तरह से उसकी राजनीति आगे की ओर जा रही है, नहीं लगता कि बीजेपी किसी पूर्व मुख्यमंत्री को उम्मीदवार बनाएगी। बहुजन समाज पार्टी में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी में भी अखिलेश यादव के अलावा अब यह संभावना समाप्त हो चुकी है। यूपी के टेम्पो पर पोस्टर लग गया है, कहो दिल से अखिलेश फिर से। 4 प्रमुख पार्टियों में से 3 के मुख्यमंत्रियों के उम्मीदवार आपके सामने हैं। 1989 से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में वापसी की राह देख रही है। चुनाव के 6 महीने पहले उसने संगठन के ऊपरी स्तर पर बदलाव कर चर्चा में जगह पा ली। अब उसे जमीन पर जगह पाने का प्लान बताना होगा या करके दिखाना होगा। 2012 में राहुल गांधी कांग्रेस की वापसी का चेहरा थे। 2016 में अब राहुल की जगह प्रियंका गांधी का नाम चल रहा है कि वो प्रचार करेंगी। मगर आ गई शीला दीक्षित। यूपी के जानकार जमीन पर पार्टी खोज रहे हैं, मगर पार्टी ने कागज पर अपना नेता रख दिया। राज बब्बर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आरपीएन सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के नीचे 4 उपाध्यक्ष हैं: जितिन प्रसाद, अब्दुल मन्नान अंसारी, कोरी समाज के नेता गयादीन अनुरागी, जाट नेता पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह, प्रमोद तिवारी समन्वय समिति के चेयरमैन बने। समन्वय समिति में जो नेता हैं उनके नाम से लगा कि तिवारी जी इन्हीं के भी समन्वय कर ले बहुत होगा। संजय सिंह चुनाव प्रचार समिति के चेयरमैन हैं। लखीमपुर खीरी के पूर्व सांसद जाफर अली नकवी संयोजक बनाए गए हैं। मोटा मोटी ये कांग्रेस के सेनापति हैं। मीडिया में हर सेनापति की जाति भी बताई जा रही है। यूपी में 10 से 13% के बीच ब्राह्मण हैं। क्या इतना आसान है कि ब्राह्मण शीला दीक्षित, प्रमोद तिवारी और जितिन प्रसाद के पीछे चले जाएंगे? बीजेपी ने अति पिछड़ा और अति दलित सम्मेलनों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। ब्राह्मण वोटों में उसकी भी अपनी दावेदारी रहती है और बसपा की भी, लेकिन खुलकर कांग्रेस ही संकेत दे रही है कि वो उपेक्षित ब्राह्मणों की पार्टी है और उसका नेता ब्राह्मण है। पर क्या यही यूपी में कांग्रेस के पतन का कारण नहीं था? जो पतन का कारण था, क्या वो उत्थान का भी कारण बन सकता है? पिछले 5 चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन देख लीजिए कि उसे कहां से कहां पहुंचना है। 2012 में कांग्रेस के पास 28 सीटें थी, 2007 में 22, 2002 में 25 सीटें थी और वोट प्रतिशत कोई 9% से भी कम। 96 में 33 सीटें थी कांग्रेस के पास और 93 में 28।
1993 में 28 सीटें। 12 साल बाद 2012 में भी कांग्रेस को 28 सीटें मिलती हैं। 2012 में राहुल गांधी कांग्रेस प्रचार का मुख्य चेहरा थे। इस बार यूपी चुनाव के संदर्भ में उनकी जगह प्रियंका गांधी लेती जा रही हैं। क्या किसी रणनीति के तहत राहुल गांधी को इन चर्चाओं से अलग रखा जा रहा है? यूपी में ऐसा क्या हो गया है कि कांग्रेस 28 सीटों से चलकर 100-200 के करीब पहुंच जाएगी? 2012 में करीब 300 सीटों पर कांग्रेस को 20,000 के करीब वोट मिले थे। चौथे नंबर पर रहते हुए भी ये पार्टी के पास अपना बैंक है। क्या कांग्रेस यह संदेश देने का प्रयास कर रही है कि इस बार वो एक पार्टी के तौर पर संगठित तौर से उतर रही है? उसे भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। चुनाव से 6 महीने पहले कांग्रेस ने बदलावों से अभ्यास मैच में उतर रही है या फाइनल मैच में? आपको क्या लग रहा है? यूपी में कांग्रेस के साथ बीजेपी भी 2002 से वापसी का जोर लगा रही है। एक बार फिर से बीजेपी भी उम्मीद कर रही है। उम्मीद का कारण है यह शख्स, अमित शाह। जून 2013 में अमित शाह ने यूपी का प्रभार संभाला, सीधे अहमदाबाद से लखनऊ। उसके बाद यूपी में क्या किया, कहां गए, किससे मिले, किसी को पता नहीं। सिर्फ इतना पता है कि जब नतीजा आया तो बसपा को 0 और सपा को 5 सीटें, कांग्रेस को 2, बीजेपी को 80 में से 71 अकेले सीटें मिली। अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मगर असम चुनाव के बाद प्रभारी की तरह यूपी घूम रहे हैं। हमारे पास पूरी सूची तो नहीं, मगर पिछले कुछ महीनों में वे कानपुर, कासगंज, मेरठ, बाराबंकी, बस्ती, जौनपुर, लखनऊ, वाराणसी, मऊ जैसे कई जगहों पर जा चुके हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन से लेकर जाति सभाएं कर रहे हैं, तमाम तरह की जातियों को जोड़ रहे हैं। अमित शाह अकेले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो इस तरह से चुनाव प्रचार में लग जाते हैं। लगे तो बिहार में भी थे, मगर नतीजा नहीं निकला। यही अमित शाह की राजनीतिक खूबी है। हारने के बाद भी उसी तरह से जुट जाते हैं। गली गली की खाक छानने की धुन आपको वर्तमान में किसी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में नहीं मिलेगी। अमित शाह की झोली में भले ही कोई वोट बैंक इस वक्त ना दिख रहा हो, मगर यूपी चुनाव में वे अपने दम पर अलग से फैक्टर हैं। उन्होंने पिछड़ों, अति पिछड़ों और अति दलितों का समीकरण अपने बीजेपी के झंडे के साथ साथ लाल पीले रंग के झंडों का जुगाड़ करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस या बीजेपी को सत्ता में आने के लिए जरूरी है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व मिट जाए। लोकसभा में बीजेपी ने ऐसा कर दिखाया था, मगर कांग्रेस अभी तक नहीं कर पाई है। क्या विधानसभा में ऐसा हो सकता है? अतीत के सारे रिकॉर्ड बताते हैं कि यूपी का चुनाव मुश्किल है। अतीत के सारे रिकॉर्ड लोकसभा चुनाव के दौरान भी बता रहे थे कि यूपी में बीजेपी के लिए मुश्किल है। क्या इस बार उत्तर प्रदेश में कुछ नया हो सकता है? क्या हम किसी नई राजनीतिक संभावना की उभरती हुई तस्वीर देख पा रहे हैं? पुराने जानकार पुरानी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस शीला दीक्षित के जरिए कोई नई बात कर रही है? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ अभय दुबे जी हैं और लखनऊ से सुनीता अरुण जी हैं, और आप रेजिडेंट एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स की। अभय जी, यूपी के चुनाव में खासकर कांशीराम के उभार के बाद से यूपी ही नहीं बिहार में भी इन 2 प्रदेशों में जो भयंकर तरीके से सिर्फ जातिवादी प्रदेश रहे हैं राजनीतिक तौर से, उन जाति लोग कई बार नकारात्मक रूप से देखते हैं, पर उन्हीं जातिवादी राजनीति की वजह से बहुत जातियों को सत्ता में आवाज़ मिली, अपना चेहरा मिला। तो मैं उस लिहाज से पूछ रहा हूँ कि उस उत्तर प्रदेश और बिहार में जहां कोई पार्टी ब्राह्मण उम्मीदवार घोषित करने से डरती है, कोई नहीं करती है, सबकी पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी देखिए तो कोई अति पिछड़ा सम्मेलन में घुसा हुआ है, कोई अति दलित सम्मेलन में घुसा हुआ है, कांग्रेस ने यह दांव क्यों खेला? देखिए, कांग्रेस के सामने तो स्पष्ट है कि उसे करना क्या है। कम से कम शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने से एक बात साफ हो गई है कि कांग्रेस पहली बार 1990 के बाद में पहली बार एक सुचिंतित रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। उस रणनीति के क्या परिणाम निकलेंगे किसी को नहीं पता है, लेकिन पहली बार कांग्रेस सोची समझी रणनीति पर चल रही है और उसे पता है कि उसे किन वोटों को संबोधित करना है और कहां से अपनी झोली में वोट लाने हैं। जैसे कि वो दलित वोटों को संबोधित करने के ज्यादा मूड में नहीं है। कांग्रेस को पता है कि 60 के दशक से ही पिछड़े वोट लगातार सारे देश में उसके पास से जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो बहुत दिन पहले ही चले गए थे, तभी चले गए थे, इसलिए पिछड़े वोटों में ज्यादा उसकी दिलचस्पी नहीं है। उसकी दिलचस्पी ऊंची जाति के वोटों में है। इसीलिए उसने एक ब्राह्मण, जिसके साथ ब्राह्मण सरनेम लगा हुआ है, ब्राह्मण उपनाम लगा हुआ है, एक ऐसे वरिष्ठ नेता को अपना अध्यक्ष, अपना चेहरा बनाया है। इसे आप साहसिक फैसला मानते हैं? साहसिक फैसला मैं कहूंगा ये सोचा समझा फैसला है। ये एक दांव है जो सोच समझ के लगाया गया है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि ब्राह्मण वोट, ब्राह्मण मतदाता मंडल ही उत्तर प्रदेश में ऐसा है जो दूसरी जातियों के मुकाबले कुछ ज्यादा सोचकर दूरंदेशी के साथ में वोट देता है।
और ये कि ऐसा वोट है जो कि भारतीय जनता पार्टी चाहे चुनाव जीती हो चाहे हारी हो। ये बायस है सर, बायस नहीं कह रहा हूं, हर जाति मैं के आपको लोग, नहीं नहीं मैं आपको बता रहा हूं दूसरी जातियां, मुसलमान वोट या तो टेक्निकली वोट करते हैं या ब्राह्मण जो मतदाता है वो टेक्निकली वोट करते हैं। आप देखिए 2007 में जब मायावती भी ब्राह्मणों के बीच में, मैं वही कह रहा हूं, 2007 में मायावती की सरकार बनी थी तो हम सब लोग जानते हैं कि मायावती को 17% ब्राह्मण वोट मिले थे, इसलिए उनकी सरकार बन पाई थी। बहुजन समाज पार्टी को तो उतना ही वोट चाहिए अपनी सरकार बनाने के लिए, 15 से लेकर 17% के बीच में ब्राह्मण वोट चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जेबी वोट है ब्राह्मण वोट, ठाकुर वोट, बनिया वोट, ये भारतीय जनता पार्टी का जेबी वोट है। पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी को ऊंची जातियों का वोट लगातार मुतवातिर मिल रहा है। जब भाजपा चुनाव हारती है तब भी बड़े पैमाने पर मिलता है, चुनाव जीतती है तब तो मिलता ही है बड़े पैमाने पर। लेकिन केवल ब्राह्मण वोट ऐसा है, कोशिश करने पर उसके अंदर विभाजन हो सकता है, ये बहुजन समाज पार्टी दिखा चुकी है करके। दूसरी जातियों के वोट विभाजित नहीं होते हैं इस तरीके से। तो पहली बार, मुझे तो याद नहीं पड़ता है कि अंतिम बार कब किसी पार्टी ने, किसी प्रतिष्ठित पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के ऊपर एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार घोषित किया हो जिसके साथ में ब्राह्मण उपनाम लगा हो। तो सुनीता जी, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, तो इसके पीछे एक रणनीति है और इसका समाज में कोई ना कोई संदेश तो जरूर जाएगा। ये तो हो नहीं सकता कि कोई संदेश ना जाए उसका। सुनीता जी, आपको लगता है कि इससे, ये सारी रणनीतियों से कांग्रेस चर्चा में आई है? शीला दीक्षित, भले ही अब उनका एक दीक्षित सरनेम है और एक ब्राह्मण की तरह यूपी की बहू, भले ही वो 15 साल में न जाने कितनी बार यूपी गई हैं, मुझे नहीं मालूम, या कितनी सक्रियता रही है, कभी पुराना नाता रहा होगा उनका, पर वो एक चेहरा बन सकती हैं वहां। कम से कम अभी अभय जी कह रहे हैं कि बीजेपी का भी आधार ब्राह्मण वोट में है, पर ये डेयरिंग आपको नहीं लगता साहसिक कि इस पॉलिटिक्स के दौर में, यूपी के पॉलिटिक्स में, जहां लोगों ने ब्राह्मण उम्मीदवारों या नेताओं का नाम लेना छोड़ दिया था, कांग्रेस ने उसे सीएम के रूप में घोषित किया है? देखिए, कांग्रेस को अपना पुराना वोट बैंक लेके वापस आना है और उसमें मुसलमान हैं, मुस्लिम्स हैं और ब्राह्मण्स हैं और दलित्स हैं। दलित्स में को लेकर आना उनके लिए अभी थोड़ा मुश्किल है। ब्राह्मण ट्रैवल कर रहा है, आप हर इलेक्शन में देखिए वो मूव कर रहा है, वो शिफ्ट करता है। वो बीजेपी के साथ रहा, फिर बीएसपी के साथ रहा और अभी वो वॉच कर रहा है, उसने कोई डिसीजन नहीं लिया है। और क्योंकि यूपी की राजनीति में जाति एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हर जाति अपने ही अपना रिप्रेजेंटेटिव एज सीएम चाहता है, तो मुझे लगता है कि ये ब्राह्मण लाना और गुलाम नबी आजाद साहब को साथ में लाना, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है कांग्रेस के लिए। पर उसके साथ उनको एक बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग करनी पड़ेगी। अभी तक कांग्रेस ने कभी कैंपेनिंग अच्छी नहीं करी, उनके पास कैंडिडेट्स अच्छे नहीं है। अब वो कैंडिडेट्स कहां से लेकर आएंगे ये देखने की बात है। तो एक सीएम फेस लाके उन्होंने बीजेपी के लिए तो एक परेशानी खड़ी कर दी। अब जब 3 सीएम फेसेस हैं तो अब बीजेपी जो नहीं चाहती थी और अभी तक कह रही थी कि हमारा सीएम फेस, हमारा वो उनका पार्टी सिंबल है, कमल है का फूल है, अब उनको सोचना पड़ेगा। क्योंकि बिहार में भी अगर आप याद करें तो बार बार ये बात आई थी कि गुजरात से कोई आके यहाँ पे स्टेट चलाएगा। तो यू हैव एक मायावती जी का चेहरा है, एक अखिलेश जी का चेहरा है और एक शीला दीक्षित जी का चेहरा है। तीनों की अपनी अपनी क्वालिटीज है, अपनी अपनी वीकनेसेस है। उसमें बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। क्या कांग्रेस ने बीजेपी का, उनका एक एक्सपीरियंस है जी सुनीता जी, क्या कांग्रेस ने बीजेपी का काम आसान कर दिया कि जिस तरह से अमित शाह अति पिछड़ों या महादलित, जिसे बिहार की राजनीतिक जुबान में कहते हैं, उनके सम्मेलनों में व्यस्त हैं, कि वो किसी नॉन यादव, नॉन जाटव, गैर यादव, गैर जाटव जाति समूह से किसी को मुख्यमंत्री घोषित करें? क्या बीजेपी ये करने का जोखिम ले सकती है? देखिए, उनके साथ प्रॉब्लम, ये कोई भी नेशनल पार्टी होती है तो एक प्रॉब्लम होती है कि किसको अपना चेहरा बना दे। वहां पे एक कहते हैं ना इक्वल्स हैं, वहां पे सारे इक्वल्स हैं, उसमें कोई भी अलग से खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। एंड ब्राह्मण लीडरशिप तो नहीं दिखाई दे रही इस समय कहीं पे भी। बट ये तो है कि जब उन्होंने एक मौर्य को बनाया था, एक बैकवर्ड को लेकर आए थे स्टेट प्रेसिडेंट, ये बड़ा क्लियर था कि वो एक अपर कास्ट को लेकर आएंगे। अब उसमें एक ठाकुर हो सकते हैं, राजपूत आ सकते हैं या एक ब्राह्मण आ सकते हैं। ब्राह्मण ज्यादा संख्या में है, राजनाथ सिंह जी आना नहीं चाहते हैं, तो बीजेपी के लिए एक मुश्किल तो खड़ा करी है उन्होंने। और कांग्रेस का ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस अब आज आ गई है तो कल सरकार में बैठ जाएगी, नहीं।
ये तो एक सेमीफाइनल की लड़ाई की तैयारी है एक्चुअली में। जैसे जैसे कहते हैं ना, व्हेन यू आर पुश टू द वॉल यू हैव नो ऑप्शन बट टू फाइट। तो अब वो जिस तरह से कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात हो रही है, तो एक कोशिश है कि 19 की लड़ाई की तैयारी यूपी से करी जाए।